तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम का ज़िया किए। हमारा सूरज जो कि इस ज़मीन पर हर जानदार को, इंसान को, जानवर को, पेड़ पौधों को ज़िंदगी फराहम करता है और इस ज़मीन पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। लेकिन इस सूरज की हैसियत क्या है? इसकी हैसियत एक मामूली ज़र्रे के बराबर है जो इस लामुत्तनाही कायनात के अंदर रखा हुआ है। ये वो कायनात है जिसकी शुरुआत एक्सपेंशन से हुई, यानी बिग बैंग से, और जिसके नतीजे में फिर मैटर और एंटी मैटर वजूद में आए, और जो मादा बच गया उससे मैं और आप, ये पूरी कायनात बनी है। ये सारा का सारा मैटर, मादा जो भी कायनात में मौजूद है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और इसकी नोक पलक संवार रहे हैं और इसको छान फटक के देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे साइंस आती है और वो कहती है कि ये जो कुछ तुम्हें सारा नज़र आ रहा है, ये पूरी कायनात का सिर्फ 5% है। 25% डार्क मैटर है और 70% डार्क एनर्जी है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि साइंस ऐसा क्यों कहती है? जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते, वो साइंस के चश्मे नज़र में आई कैसे? इस सवाल के जवाब में मैं आपके सामने, आपकी खिदमत में 4 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, और यहाँ से हमारा जो पहला पार्ट है उसका आगाज़ होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। फ्रिट्ज स्विकी एक स्विस एस्ट्रोनॉमर हैं जो 1933 में एक गैलेक्सी के क्लस्टर का मुशाहिदा करते हैं। गैलेक्सी का क्लस्टर वो होता है, एक ग्रुप होता है गैलेक्सीज़ का। अगर कई ज़्यादा गैलेक्सीज़ आपस में एक ग्रुप बना के एक जगह मौजूद होती हैं तो उस एरिया को हम कहते हैं गैलेक्सी क्लस्टर। तो वो इस गैलेक्सी क्लस्टर का मुशाहिदा करते हैं और उस गैलेक्सी क्लस्टर का नाम था कोमा क्लस्टर। जब वो इसका मुशाहिदा करते हैं, इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ खर्के आदत यानी गैर मामूली चीज़ हो रही है। वो ये था कि गैलेक्सीज़ ज़्यादा रफ्तार से हरकत पजीर हैं और वहाँ पे जो विजिबल मैटर है, यानी मादा जो वहाँ पे मौजूद है, जैसे स्टार्स, डस्ट वगैरह, ये काफ़ी नहीं है इन गैलेक्सीज़ को इकट्ठा रखने के लिए। यानी वहाँ पे जो गैलेक्सीज़ मौजूद हैं उनको इकट्ठा रखने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, ग्रेविटी दरकार है। और ग्रेविटी हासिल होती है मास से, मादे से। जितना वहाँ पे मैटर मौजूद है वो मादा काफ़ी नहीं है कि वो इतनी ग्रेविटी प्रोवाइड कर सके कि इतनी सारी गैलेक्सीज़ आपस में जुड़ के रह सकें। फ्रिट्ज स्विकी इस मुशाहिदे के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, लेकिन हम जो आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं विजिबल मैटर का, वो मैटर जो है इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा। यानी कि वहाँ पे ऐसा मैटर मौजूद है जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिख रहा मगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है, तभी गैलेक्सीज़ एक साथ हैं। ये उनका मंतकी नतीजा था और इस मैटर को जो उन्होंने तसव्वुर किया कि वो मादा वहाँ पे होना चाहिए, अगर वो मादा वहाँ पे नहीं होगा तो इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट नहीं होगी और जो गैलेक्सीज़ इतनी रफ्तार से मूव कर रही हैं वो बिखर जाएंगी पूरी कायनात में। तो वहाँ पे उस मादे का होना ज़रूरी है और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो मौजूद है क्योंकि उस गैलेक्सीज़ की स्पीड इतनी ज़्यादा और वो आपस में इकट्ठी हैं। तो इससे वो फ्रिट्ज स्विकी इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो मादा वहाँ पे मौजूद है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो नादीदा है, जो डार्क है, उसको कहते हैं ये है डुंकले मटेरिया, यानी डार्क मैटर। ये पहली बार था जब उन्होंने इस मादे को डार्क मैटर का नाम दिया। ये मैटर ऐसा है जो लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता। जब ये इंटरेक्ट नहीं करेगा तो लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। जब कोई लाइट इससे रिफ्लेक्ट होएगी नहीं तो हमारी आँखों में आएगी नहीं। मिसाल के तौर पर हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं ना कि ये चीज़ है, इस पे लाइट पड़ती है, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आँखों में जाती है तो मैं देखता हूँ। जब इस चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, यानी ये जब लाइट से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो मुझे नज़र ही नहीं आएगा। और साइंसदानों का कहना है कि ये जो डार्क मैटर है ये हर जगह मौजूद है। हमारी
यानी कि अगर हमारे पास चश्मा हो जिससे हम डार्क मैटर को देख सकें तो हमें हर तरफ पार्टिकल्स नज़र आएंगे डार्क मैटर के, यानी कि हम हर वक्त डार्क मैटर में तैर रहे हैं। जैसे ही ये बात आम हुई उस वक्त ज़ाहिर है इस पर कोई तवज्जो भी नहीं दी गई और ये एक तरह का रेडिकल व्यू था कि भाई ये क्या बात कर दिया आपने, 95% कायनात उससे हम इंसान वाकिफ़ ही नहीं हैं, यानी कि हमें सिर्फ कायनात का 5% ही मालूम है और 95 उससे हम ना वाकिफ़ हैं। तो ये एक रेडिकल व्यू था और ज़ाहिर है उस वक्त हमारे पास मॉडर्न टेलीस्कोप वगैरह भी नहीं थे। तो ये नज़रिया जो था एस्ट्रोनॉमी के किसी कोने में तकरीबन 40 साल तक पड़ा रहा और फिर 40 साल के बाद तकरीबन 1970 में वेरा रूबिन, अब यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट भी स्टार्ट होता है, वेरा रूबिन आती हैं जो इस डार्क मैटर की डिबेट को फिर से मंजर आम पर लाती हैं। वेरा रूबिन इस डार्क मैटर की डिबेट को इल्म की दुनिया में कुछ इस तरीके से दोबारा से मंजर आम पर लाती हैं कि वो स्पाइरल गैलेक्सीज़ का मुशाहिदा कर रही होती हैं। जैसे 4 टाइप्स होती हैं गैलेक्सीज़ की, स्पाइरल, इर्रेगुलर और एलिप्टिकल और एक और है। तो वो स्पाइरल गैलेक्सीज़ जिसके आर्म्स होते हैं जो फ्लैट होती हैं, उन गैलेक्सीज़ का वो मुशाहिदा कर रही थी। जैसे हमारी अपनी मिल्की वे और एंड्रोमेडा, ये भी स्पाइरल गैलेक्सीज़ हैं। तो वो इन गैलेक्सीज़ का मुशाहिदा कर रही थी। तो उन्होंने इसमें एक अजीब फिनोमेना देखा, वो ये था कि जो आउटर डिस्क है गैलेक्सी की वो ज़्यादा तेज़ रोटेट कर रही है बनिस्बत इनर डिस्क के, यानी कि अंदरूनी हिस्सा हल्का मूव कर रहा है और बाहरी हिस्सा तेज़ मूव कर रहा है। और यही जो चीज़ थी ये न्यूटन के लॉ के ख़िलाफ़ थी, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी उसके ख़िलाफ़ थी। असल में न्यूटन से पहले भी केपलर आया था, असल में ये उसी का लॉ है, उसका जो सेकंड लॉ है। फिर बाद में न्यूटन ने इसके दिए हुए सेकंड लॉ की नोक पलक संवारी और इसको एक मैथमेटिकल अंदाज में पेश किया। तो हम यहाँ पे न्यूटन का नाम ले लेते हैं। तो वो असल में लॉ था क्या? वो लॉ ये था कि एक प्लैनेट अगर अपने ग्रेविटी के मरकज़ के करीब होता है, यानी कि जैसे हमारा सूरज है, सूरज हमारा ग्रेविटी का मरकज़ है। अगर कोई प्लैनेट अपने ग्रेविटी के सेंटर से करीब है तो वो तेज़ मूव करेगा, और ये प्लैनेट जैसे जैसे दूर होता जाएगा इसकी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कम होती जाएगी, इसलिए इसकी रफ्तार भी कम होती जाएगी। ये एक मान लीजिए मुसल्लमा है एक फ़िज़िक्स की दुनिया में। तो बिल्कुल यही चीज़ उस गैलेक्सीज़ में नहीं हो रही थी, बिल्कुल उसका उलट हो रहा था कि जो ग्रेविटी का सेंटर है, जो गैलेक्सी का सेंटर है, उसके अंदरूनी हिस्से से तेज़ उसका बाहरी हिस्सा कैसे मूव कर सकता है, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तेज़ तो वो कायनात में बिखर क्यों नहीं जा रही। जैसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो जो सूरज के करीब प्लैनेट है वो है मरकरी, उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे आखिरी में है प्लूटो ठीक है वो प्लैनेट नहीं है, उससे प्लैनेट अब नहीं माना जाता। अगर जिसको शौक़ हो तो मेरी वीडियो हिस्ट्री ऑफ प्लूटो देख सकता है, उसमें मैंने तफसील से बताया है। लेकिन बहरहाल हम प्लूटो को एज अ प्लैनेट अभी तसव्वुर कर लेते हैं। प्लूटो की स्पीड जो है वो मरकरी से काफ़ी कम है, और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए और वो ज़्यादा तेज़ घूमने लगे, चक्कर काटने लगे सूरज का, तो क्या होगा, वो अपने ऑर्बिट से निकल जाएगा, अपने मदार से निकल जाएगा और स्पेस में बिखर जाएगा। यही चीज़, यही फिनोमेना जब उन्होंने वेरा रूबिन ने गैलेक्सी के अंदर देखा कि उसकी आउटर डिस्क तेज़ रोटेट कर रही है और वो आपस में इकट्ठा हैं, एक साथ हैं और कोई इधर उधर भाग भी नहीं रहा, उसके अंदर जो सितारा है या सोलर सिस्टम वो इकट्ठा हैं और बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो इनके पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि वो कहती कि आइंस्टाइन और न्यूटन दोनों गलत हैं, और ये मुनासिब नहीं था क्योंकि हमें पता है हम न्यूटन के लॉज का इस्तेमाल करके ग्रेविटी रॉकेट्स को खला में भेजते हैं और तरह तरह की प्रेडिक्शंस करते हैं प्लैनेट्स वगैरह के बारे में।
तो ये कहना बहुत ही नामुनासिब था। दूसरा ऑप्शन क्या था, वो ये था कि वहाँ पे मैटर है, वहाँ पे मास है, मास मौजूद है वहाँ पे जो ग्रेविटी को क्रिएट कर रहा है, जिसके नतीजे में वहाँ की जो आउटर डिस्क है वो स्पेस में बिखर नहीं रही, इकट्ठा होके और अच्छे तरीके से काम कर रही है। और जाहिर है वहाँ पे जो मैस है वो क्रिएट होता है मैटर से, और ये ऐसा मैटर है जो लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, जिसके नतीजे में ये हमें दिख नहीं रहा, और ये वही मैटर है जिसका हमने ऊपर जिक्र किया, डार्क मैटर। दोस्तों, इसी दौरान 1980 के करीब जेम्स पीबल्स एस्ट्रोनॉमर डार्क मैटर के वजूद को थ्योरेटिकली लाजमी करार देते हैं, और इसी के साथ साथ हमारा तीसरा पॉइंट भी स्टार्ट हो जाता है। जेम्स पीबल्स इनको इसी थ्योरेटिकल डिस्कवरी की वजह से 2019 में नोबेल प्राइज़ मिलता है, और ये अभी भी हयात हैं। इनकी ये थ्योरी समझने के लिए हमें एक थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी, तो कहानी सुनने के लिए दिल थाम के बैठिए, और हम अपनी कहानी का आगाज़ करेंगे क्वांटम फील्ड से। बिग बैंग के बाद हम क्वांटम फील्ड्स को एज अ फाउंडेशन तस्वुर करते हैं कि क्वांटम फील्ड्स मौजूद हैं। अभी स्टार्स भी नहीं हैं, गैलेक्सीज़ भी नहीं हैं, प्लैनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सूरज वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ क्वांटम फील्ड्स मौजूद हैं, और ये फील्ड्स एनर्जी से भरी हुई हैं। इनके मुख्तलिफ़ रीजन्स में फ्लक्चुएशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे ज़्यादा एनर्जी है, कहीं पे कम एनर्जी है। इस फ्लक्चुएशन की वजह से मैटर और एंटी मैटर वजूद में आते हैं। जैसा हम सबको मालूम है कि जो मादा है, ये कोई भी चीज़ है वो एटम से बनी है, और अगर हम एटम को मज़ीद खोलें तो हमें दिखता है न्यूक्लियस, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना रहता है, और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है या आता है, गायब होता है। ये है एटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन को साइड में करें और एटम को देखें, न्यूक्लियस को देखें, तो इस न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना है, इस प्रोटॉन को अगर हम मज़ीद खोलेंगे तो हमें क्वार्क्स दिखने को मिलते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ज़ाहिर है इसके आगे भी एक कहानी है, ज़्यादा दूर नहीं जाती, बल्कि वो स्ट्रिंग पे आके रुक जाती है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग थ्योरी की, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी समझाने का भी वक्त नहीं है, ये किसी दूसरी वीडियो में। तो हम यहाँ पे क्वार्क्स पे रहते हैं। तो क्वार्क्स फंडामेंटल पार्टिकल्स ये वजूद में आते हैं, यानी कि एंटी क्वार्क और नॉर्मल क्वार्क ये वजूद में आते हैं। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं, ये एक दूसरे को इनाइलेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय कहना तो डिस्ट्रॉय इस ज़मन में कि ये दोनों एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। जितना भी मैटर और एंटी मैटर वजूद में आया, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे सवाल होता है कि भाई जितना भी मैटर वजूद में आया, जब सारा डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में तब्दील हो गया, तो ये सब क्या है? बात यह है कि जितना उस वक्त मैटर वजूद में आया, वहाँ पे हल्का सा इम्बैलेंस था। यानी कि 1 बिलियन की तादाद में अगर मैटर मौजूद है तो उसमें 1 आंक ज़्यादा हो गया और 1 आंक कम हो गया। जब एक मैटर को उसका पार्टनर नहीं मिला तो ज़ाहिर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सका। तो इस नतीजे में जो थोड़ा सा मैटर बच गया, उसी मैटर से ये सारी कायनात मैं और आप बने हैं। तो अभी जो मैटर बचा डिस्ट्रॉय होने के बाद 3 मिनट के बाद बिग बैंग के न्यूक्लियस फॉर्म होने लगा। याद रहे न्यूक्लियस एटम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एटम के लिए ज़ाहिर है न्यूट्रॉन भी चाहिए होता है। सिर्फ न्यूक्लियस है, प्रोटॉन का है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पे बिखरे पड़े हुए हैं और वो कपल्ड हैं फोटॉन्स के साथ। देखिए फोटॉन्स जो होता है वो लाइट का पार्टिकल होता है। लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन। अगर आपको ज़्यादा तफसील में जानना है तो आप मेरी जेम्स वेब वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो फोटॉन जो है वो लाइट का पार्टिकल है, मासलेस है ये। तो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन दोनों कपल्ड थे। जैसे ही फोटॉन ट्राई करता था कि ये न्यूक्लियस के साथ मिल जाए और एक एटम की सूरत बनने लगे, फोटॉन जो हैं इस इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते थे और ये जो प्रोसेस था ये नहीं होता था।
इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो आयनाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉन कुड नॉट मैच विथ एटम्स। ये किस वजह से होता था? ये इस वजह से होता था जो फोटॉन्स थे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त जाहिर है जो यूनिवर्स थी अर्ली स्टेज में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट थी, एक सूप की तरह समझिए, एक ओपेक सूप जिसे कहते हैं, एक्सट्रीमली हॉट थी। जैसे जैसे ये यूनिवर्स ठंडी होती गई, लगभग 380,000 साल के बाद जब यूनिवर्स ठंडी हुई और इन फोटॉन्स की एनर्जी कम हुई, तो अब जो है इलेक्ट्रॉन्स जाके न्यूक्लियस के साथ जुड़े और फोटॉन्स रिलीज़ हो गए। फोटॉन, जैसे मैंने बताया, फोटॉन्स क्या है? लाइट है। जैसे ही फोटॉन्स रिलीज़ हुए तो हमारी यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गई और इसी लाइट को हम आज भी देख सकते हैं। वो है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में मिलने का जो एरा है, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन एरा। बिफोर रिकॉम्बिनेशन एरा यूनिवर्स हॉट थी, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन यूनिवर्स ठंडी हुई और एटम्स वजूद में आने लगे और ये मुख्तलिफ रीजन्स में इकट्ठा होते गए और इससे स्टार्स बने और इस तरीके से गैलेक्सीज़ वजूद में आईं। इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पे डार्क मैटर के हवाले से करनी है, डार्क मैटर यहाँ पे तो आया नहीं। डार्क मैटर इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये जेम्स पीबल्स बताएंगे ना। तो जेम्स पीबल्स का यहाँ पे कहना है कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होते गई, जैसे मैंने बताया 380,000 साल के बाद ये कॉम्बिनेशन एरा स्टार्ट हुआ, तो इस एरा को अगर हम मद्देनज़र रखें, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो इसकी ग्रेविटी जो हमारे पास आती है वो ग्रेविटी काफ़ी नहीं है स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। किसके स्ट्रक्चर को? स्टार के स्ट्रक्चर को, गैलेक्सीज़ के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ये ग्रेविटी काफ़ी नहीं है, हमें ज़्यादा ग्रेविटी चाहिए। अगर हम उतनी ही ग्रेविटी फ़र्ज़ कर लें तो आज ना तो मैं मौजूद हूँगा, ना ही आप, ना ही ये कोई गैलेक्सी वगैरह, स्टार, कोई भी कुछ भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये कम ग्रेविटी के साथ अभी भी प्रोसेस में होगी। लेकिन हमें पता है इतने अरसे में ये कायनात वजूद में आ गई, हम और आप वजूद में आ गए, इसका मतलब ग्रेविटी वहाँ पे ज़्यादा थी। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन का एरा है, इससे पहले ही मादे ने क्लम्पिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसके नतीजे में स्ट्रक्चर्स पहले ही से फॉर्म्ड होने शुरू हो गए थे। और ये मादा ऐसा है जो ना तो फोटॉन्स से टकराता है, क्योंकि लाइट क्या है? फोटॉन। जैसे अभी मैंने बताया, ये जो मादा है जिसने रिकॉम्बिनेशन एरा से पहले ही डेंस रीजन में फॉल होकर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिए, ग्रेविटेशनल वेल्स बनाना शुरू कर दिए। इस स्ट्रक्चर को जो बनाने वाला मादा है वो फोटॉन्स से टकरा नहीं रहा। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, इसीलिए अभी रिकॉम्बिनेशन एरा शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये मादा जो है ये फोटॉन्स से नहीं टकरा रहा और इसी वजह से ये हमें दिख भी नहीं रहा और ये इनविजिबल है। और यही है वो डार्क मैटर जिसका होना लाजमी है उस ग्रेविटेशनल वेल के लिए जो हमारे वजूद का स्ट्रक्चर पहले जो सांचा है वो तैयार कर दे। ये थी उनकी डिस्कवरी जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। और ज़ाहिर है ये काफ़ी मजबूत एविडेंस है जो हमें बताता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करते हैं। उनके बिना ना ही तो हम होते और ना ही ये कायनात वजूद में इस तरीके से आती, अभी भी प्रोसेस में ही होती अगर डार्क मैटर ना होता। चौथा पॉइंट हमारा है लेंसिंग इफ़ेक्ट। ये बड़ा आसान है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला मैं एज अ ऑब्ज़र्वर और मेरे आगे है गैलेक्सी का क्लस्टर मौजूद है और इसके पीछे एक बड़ा सा सितारा मौजूद है, स्टार मौजूद है। अगर ये तीनों एक ही सीध में अलाइंड हों तो आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन के मुताबिक उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये तीनों एक ही सीध में अलाइन हों तो हमें एक रिंग देखने को मिलेगी। यानी कि जो सितारा पीछे है गैलेक्सी के क्लस्टर से वो हमें एक रिंग की सूरत में दिखाई देगा। और ये
1998 में हबल टेलीस्कोप के ज़रिए ऑब्ज़र्व भी कर लिया गया था, जिसकी तस्वीर आप इधर देख सकते हैं। देखें, ये जो रिंग है ये हर वक्त देखने को नहीं मिलती। जैसे मैंने बताया कि मैं ऑब्ज़र्वर हूँ और जो मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो एज अ लेंस काम कर रहा है, वो मैसिव है, उसका मास ज़्यादा है और इसके पीछे जो स्टार है वो छुपा हुआ है, वो मुझे दिख नहीं रहा। जब उसकी लाइट इस गैलेक्सी के क्लस्टर जो मेरा लेंस है इससे पास होती है तो ये लाइट बेंड हो जाती है। यानी कि सामने मेरे गैलेक्सी क्लस्टर है एज अ लेंस, मैंने इसके मैस को कैलकुलेट करा, मैंने कहा भाई इसका इतना मैस है, और जो पीछे से लाइट आ रही है अगर यहाँ पे इतना मैस होगा तो यहाँ पे इतनी ग्रेविटी जनरेट होगी और इसके नतीजे में लाइट को इतना बैंड होना चाहिए। ये मैंने तय कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि लाइट ज़्यादा बैंड हुई हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है। ग्रेविटी ज़्यादा है तो मेरी कैलकुलेशन गलत कैसे हो गई? कैलकुलेशन गलत इस वजह से हो गई कि वहाँ पे जो मादा है, मैटर है, वो मुझे दिख नहीं रहा, वो इनविजिबल है। यानी डार्क मैटर वहाँ पे फिर से मौजूद है जो ग्रेविटी जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो लाइट है बेंड होके आ रही है, मेरी कैलकुलेशन से ज़्यादा बेंड हो रही है। ये है एक और तरीका डार्क मैटर के वजूद को साबित करने का। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखी है। मिसाल के तौर पे अगर हम सामने मौजूदा मैस को कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि अगर लाइट आएगी तो 0.5 आर्क सेकंड्स बेंड होगी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें आंखों से दिख रहा है कि वो 2 आर्क सेकंड्स बेंड हो रही है। इसका मतलब वहाँ पे मैटर है, मादा है जो ग्रेविटी को जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है और वो है हाउ टू फाइंड डार्क मैटर। इस पे मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चुने हैं, जो है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, और ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है और इंटरेस्टिंग भी है। तो पहला पॉइंट है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, ये एक्सीलरेटर है। इसके अंदर हम पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करते हैं और टकराते हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ एलिमेंट्स वजूद में आते हैं। तो इससे डार्क मैटर ढूंढने की हम क्या कोशिश कर रहे हैं? इससे हम यूँ कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 प्रोटॉन्स को लेते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और इसको टकराते हैं, लेकिन टकराने से पहले हमें पता होता है कि इसकी एनर्जी और इसका मोमेंटम क्या है। और जैसा कि हमें मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, के एनर्जी ना तो ख़त्म हो सकती है और ना ही क्रिएट हो सकती है, वो उतनी ही रहेगी या अपने आप को किसी दूसरी चीज़ में बदल देगी। तो ये जहन में रखें भी। तो जब हम 2 प्रोटॉन्स को आपस में टकराते हैं और इसके नतीजे में जो पार्टिकल्स वजूद में आते हैं, हम इसके मोमेंटम और एनर्जी को मेजर करते हैं। जो पार्टिकल्स वजूद में आए हैं, वजूद में आने वाले पार्टिकल्स के एनर्जी और मोमेंटम को कैलकुलेट करा। अगर तो ये कैलकुलेशन पहले मौजूदा कैलकुलेशन के मुताबिक है, यानी उन प्रोटॉन्स को टकराने से पहले ये दोनों अगर बैलेंस हैं तो ठीक है, यहाँ पे हमें कोई डार्क मैटर नहीं मिला। डार्क मैटर का पता ऐसे लगेगा कि जब यहाँ पे एनर्जी मिसिंग होगी, और हमें पता है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती, या तो वो मादे में तब्दील हो जाएगी या तो एनर्जी रहेगी। अगर हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे एनर्जी मिसिंग है, तो हम इससे नतीजा निकालेंगे कि इन 2 प्रोटॉन्स के टकराने के नतीजे में ऐसे पार्टिकल्स वजूद में आए हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमारे डिटेक्टर्स डिटेक्ट नहीं कर रहे, और इससे हम डार्क मैटर के होने का सबूत दे सकेंगे। और अभी तक हमें ऐसा कोई पार्टिकल दिखा नहीं है और इसकी कोशिशें अभी भी जारी हैं। जी, दूसरा यहाँ पे यह है लक्स सेपलिन डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट। ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये यूएसए में ज़ेरे ज़मीं वाक़ है, ताकि इसे हम कॉस्मिक रेडिएशन वगैरह से बचा सकें। इसमें हम ट्राई कर रहे हैं विम्प पार्टिकल्स को ढूंढने की। ये विम्प पार्टिकल्स वही डार्क मैटर है। इसको नाम दिया है वीक इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल, क्योंकि इंटरैक्ट नहीं करता। जैसे न्यूट्रिनोस है, वो भी इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन
वीक, कभी कभार, बहुत ही रेयरली। तो हम भी इसी आस में बैठे हैं कि जब ये डार्क मैटर कभी कभार गलती से अगर इंटरेक्ट कर भी ले तो हमें पता लग जाएगा। वो इंटरेक्ट कैसे करेगा, इसमें यह है कि अगर डार्क मैटर जेनॉन नामी न्यूक्लियस से टकराता है जो हमने ज़ेरे ज़मीन तैयार करके रखा हुआ है, तो इसके नतीजे में सिग्नल खारिज होंगे और हमें पता लग जाएगा कि हाँ, डार्क मैटर जो है इस न्यूक्लियस से टकराया है, और ये एक बहुत बड़े सबूत के तौर पे हम दुनिया के सामने फिर पेश कर सकेंगे। और अभी तक जैसा कि मैंने बताया, इसमें भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, अभी भी साइंसदान लगे हुए हैं इसको ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आपसे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह इस तरह की दूसरी वीडियो के साथ।